नमस्ते दोस्तों। आज बात करेंगे सोरियासिस और एक्जिमा के बारे में। तो पहले जान लेते हैं एक्जिमा क्या है। डैंड्रफ और फीवर की तरह एक्जिमा भी कोई बीमारी नहीं है। ये स्किन का एक कंडीशन है जिसमें स्किन में इन्फ्लेमेशन होता है, उसके साथ ईचिंग, स्केलिंग और ऊजिंग भी हो सकता है। इसको डैंड्रफ की तरह ही हम स्किन के किसी बीमारी का सिम्टम बोल सकते हैं। मोस्ट कॉमनली एटोपिक डर्माटाइटिस, एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस, केराटोडर्मा और हाइपर केराटोसिस, फिंगर टिप डर्माटाइटिस, इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस, ये सब बीमारियों में एक्जिमा हो सकता है। बहुत से इन्फेक्शियस बीमारी जैसे स्केबीज, फंगल इन्फेक्शन यानी दाद या दिनाई, कैंडिडियासिस, इन सब बीमारियों में जिसमें बहुत ज़्यादा ईचिंग होता है, उस सीवियर ईचिंग के वजह से एक्जिमा हो सकता है, जिसको हम एक्जिमाटाइजेशन बोलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है, क्या सोरियासिस में एक्जिमा हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है। सोरियासिस या लाइकेन प्लेनस, ये जितने भी ऑटो इम्यून डिजीजेस है जिनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में ईचिंग होता है, उसमें एक्जिमाटाइजेशन ज़रूर हो सकता है। अब आज के असली टॉपिक पे आते हैं। देखिए, इतना तक देख ही लिया है तो एंड तक ज़रूर देखिएगा, वरना आपको पता नहीं चलेगा कि ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्यों सोरियासिस और एक्जिमा को डिफरेंशिएट करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये कुछ तस्वीरें हैं, इनको देखिए। कुछ हाथों के हैं, कुछ पैरों के हैं। तो ऐसे देखने वाले कंडीशन को हम क्या कहेंगे, एक्जिमा या सोरियासिस? ईचिंग के वजह से एक्जिमाटाइजेशन तो सोरियासिस में भी हो सकता है। तो ये क्या है, एक्जिमा है या सोरियासिस है? सेम पेशेंट का मैंने डिफरेंट डर्मेटोलॉजिस्ट का प्रेस्क्रिप्शन देखा है। किसी ने लिखा है हैंड एक्जिमा, किसी ने लिखा है हाइपर केराटोटिक एक्जिमा, किसी ने लिखा है पामर केराटोडर्मा और किसी ने लिखा है सोरियासिस। क्या सभी गलत है या सभी सही है? प्रॉब्लम यह है कि एक टेक्स्ट बुक में एक डिजीज का तस्वीर जैसा दिया हुआ रहता है, वैसा कॉपी बुक कंडीशन लेके कोई भी पेशेंट हमारे पास नहीं आते हैं। पेशेंट्स हमेशा कुछ ना कुछ घर का नुस्खा या कोई ना कोई मलम या कोई ना कोई क्रीम इधर उधर से जुगाड़ करके, किसी से पूछ के या दुकान से ओवर द काउंटर कोई भी क्रीम खरीद के लगा के आते हैं। उससे क्या होता है, डिजीज का जो ओरिजिनल मॉर्फोलॉजी यानी वो ओरिजिनली जैसा दिखता था वो वैसा बिल्कुल नहीं रहता। किसी किसी कंडीशन में वो इतना चेंज हो जाता है कि उसको पहचानना मुश्किल ही नहीं, बिल्कुल नामुमकिन बन जाता है। तो इसीलिए एक ही डिजीज का डिफरेंट डिफरेंट डायग्नोसिस डिफरेंट डिफरेंट डॉक्टर लिखते हैं, इनमें से कोई भी सही या गलत नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में अगर असली बीमारी का पता लगाना है तो उसका एक ही रास्ता है, वो है स्किन बायोप्सी। लेकिन हम बायोप्सी जितना हो सके ना करने की ही कोशिश करते हैं। अगर बहुत ज़रूरत ना पड़े तो हम बायोप्सी नहीं करते हैं। पर सोरियासिस है या नहीं ये जानना क्यों ज़रूरी है? जितने भी कंडीशंस मैंने बताए जिनमें एक्जिमा होता है, वो लेके जब पेशेंट्स हमारे पास आते हैं तो अगर सेकेंडरी या प्राइमरी इन्फेक्शन कुछ हो तो पहले हम इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट करते हैं। इन्फेक्शन पूरा खत्म हो जाने के बाद हम एक्जिमा का ट्रीटमेंट करते हैं। एक्जिमा का ट्रीटमेंट करने के लिए इनिशियली हम टॉपिकल स्टेरॉयड क्रीम देते हैं। अगर क्रीम से ठीक हो गया तो बहुत अच्छा, नो प्रॉब्लम। लेकिन जब कोई पेशेंट टॉपिकल स्टेरॉयड क्रीम से ठीक नहीं होता है तब असली प्रॉब्लम आता है। तब नेक्स्ट स्टेप में उन्हें कोई ना कोई खाने का दवाई देना पड़ता है जो कि इम्यूनोसप्रेसिव हो। और मोस्ट कॉमनली यूज्ड इम्यूनोसप्रेसिव खाने का दवाई है सिस्टेमिक स्टेरॉयड यानी खाने का स्टेरॉयड। पर सोरियासिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें कुछ स्पेशल कंडीशंस को छोड़ के बाकी कंडीशंस में हम सिस्टेमिक स्टेरॉयड नहीं दे सकते। अगर हम देंगे तो क्या होगा, जब भी हम सिस्टेमिक स्टेरॉयड को बंद करेंगे तब एक सीवियर फॉर्म का सोरियासिस, जिसको पस्चुलर सोरियासिस बोलते हैं, इस तस्वीर में देखिए, ऐसा फॉर्म का सोरियासिस प्रेसिपिटेट कर सकता है यानी अचानक से हो सकता है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए सोरियासिस में हम सिस्टेमिक स्टेरॉयड नहीं देते हैं, कुछ स्पेशल कंडीशंस छोड़ के। इसीलिए हमें जानना ज़रूरी है कि एक्जिमा का रीज़न सोरियासिस तो नहीं है। और अगर हमें पता नहीं चलता है क्लिनिकली तो बायोप्सी इज़ द ओनली ऑप्शन। अब असली मुद्दे पे आते हैं कि क्या बायोप्सी करना ज़रूरी है या कोई दूसरा ऑप्शन है। देखिए, अगर हम पेशेंट्स को बायोप्सी करने के लिए बोलते भी हैं तो 90% ऑफ द केसेस में पेशेंट्स बायोप्सी करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। वो बायोप्सी का नाम सुनते ही डरते हैं। इसीलिए हम कोशिश करते हैं बायोप्सी को जितना हो सके डिले कर सके। अगर बहुत ज़रूरत ना पड़े तो बायोप्सी ना करने का ही हम कोशिश करते हैं। तो दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन यही है कि स्टेरॉयड छोड़ के बाकी जो इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स है उनको हम उस पेशेंट पे ट्राई कर सकते हैं। पर उनमें भी एक प्रॉब्लम है, मैं नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन एक इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग है जिसको हम उतना यूज़ नहीं करते हैं सोरियासिस में बहुत कॉमनली, क्योंकि पहला तो वो बहुत महंगा है, दूसरा ये है कि उसको यूज़ करने के बाद भी पस्चुलर सोरियासिस डेवलप कर सकता है। तो इस वीडियो से आप लोगों को क्या सीखना चाहिए? देखिए, यही सीखना चाहिए कि अगर ऐसा कुछ बीमारी आपके हाथ या पैर में होता है
तो जब वो छोटा सा कंडीशन में रहता है, एकदम इनिशियल स्टेज में रहता है, तब आप लोग उल्टा पुल्टा कोई क्रीम लगा के उसके मॉर्फोलॉजी को बर्बाद मत कीजिए। तुरंत आप डॉक्टर के पास जाइए, इससे डॉक्टर को भी उसको पहचानने में आसानी होगा और ट्रीटमेंट भी उतना आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। जितना आप इसके ऊपर उल्टा पुल्टा क्रीम लगाएंगे और डॉक्टर के पास जाने में लेट करेंगे, उतना ही ट्रीटमेंट प्रोसीड्योर बाद में डिफिकल्ट हो जाएगा और महंगा भी हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। उसका टॉपिक होगा, क्या सोरियासिस क्यूरेबल है? उस वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक करना मत भूलिएगा। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए। नमस्ते।